अक्टूबर 2017 इंडियन म्यूचुअल फंड्स की हिस्ट्री में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि उस वक्त सेबी ने म्यूचुअल फंड कैटेगरीज को कंप्लीटली रिवैम्प कर दिया। तब आइडिया सिंपल था, हर कैटेगरी के फंड्स का इन्वेस्टमेंट मैंडेट यूनिफॉर्म होना चाहिए और इससे इन्वेस्टर्स की लाइफ काफ़ी ईजी हो गई। अब हम क्लियरली जान सकते हैं कि किसी भी कैटेगरी का फंड एग्जैक्टली क्या करेगा। साथ ही एक रूल और आया कि हर कैटेगरी में फंड हाउस सिर्फ एक ही स्कीम रख सकता है। अब 8 साल बाद सेबी ने फिर से कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस किए हैं म्यूचुअल फंड कैटेगरीज में, और ये चेंजेस अभी से इफेक्टिव हो गए। तो ये चेंजेस क्या है, आप पर इनका क्या इंपैक्ट पड़ेगा और सेबी की क्या इंटेंशन है इन चेंजेस के पीछे, ये सभी हम डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में। हेलो एंड वेलकम टू ईटी मनी हिंदी। आपने इन रीसेंट चेंजेस के बारे में मीडिया न्यूज़ में ज़रूर सुना होगा, लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ हेडलाइंस नहीं कवर करेंगे, हम पूरा पर्सपेक्टिव बिल्ड करेंगे ताकि आप सिर्फ इन्फॉर्म नहीं, एम्पावर्ड भी फील करें। अब क्योंकि ये चेंजेस कई कैटेगरीज में हुए हैं, इसलिए हम वीडियो को कैटेगरीज के हिसाब से कवर करेंगे। शुरू करते हैं इक्विटी फंड से और फिर बाकी कैटेगरीज पर आते हैं। इक्विटी फंड्स में पहला चेंज आया है वैल्यू और कॉन्ट्रा फंड्स के बारे में। परमिशन टू लॉन्च बोथ वैल्यू एंड कॉन्ट्रा फंड्स। अभी तक रूल ये था कि एक फंड हाउस या तो वैल्यू फंड ऑफर कर सकता है या फिर कॉन्ट्रा। अब दोनों अलाउड है, मतलब एक फंड हाउस वैल्यू और कॉन्ट्रा दोनों रख सकता है। बस एक कंडीशन है, दोनों फंड्स का ओवरलैप 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। बहुत से इन्वेस्टर्स वैल्यू और कॉन्ट्रा फंड्स को एक जैसा समझते हैं, लेकिन दोनों में एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस होता है। वैल्यू स्ट्रैटेजी में ऐसे स्टॉक्स चुने जाते हैं जो अपनी एक्चुअल यानी इंट्रिंसिक वैल्यू से कम प्राइस पर ट्रेड हो रहे हो। यहाँ आइडिया ये होता है कि जब मार्केट उसकी सही वैल्यू को रिकॉग्नाइज करता है तब इन्वेस्टर्स को गेन्स मिलते हैं। कॉन्ट्रा स्ट्रैटेजी थोड़ी अलग है, इसमें मार्केट की करंट थिंकिंग का उल्टा बेट लिया जाता है, मतलब जो स्टॉक्स अभी आउट ऑफ फेवर है उन्हें पिक किया जाता है। ये स्टॉक नेसेसरीली अंडरवैल्यूड नहीं होते, बस मार्केट मूड के अगेंस्ट होते हैं। लेकिन जब ये स्टॉक्स वापस फेवर में आते हैं, कॉन्ट्रा इन्वेस्टर्स को गेन्स मिलते हैं। तो वैल्यू और कॉन्ट्रा दोनों में फिलोसॉफिकल डिफरेंसेस है, और शायद यही वजह है कि सेबी ने एक ही एएमसी को दोनों फंड्स रखने की परमिशन दे दी। अभी की बात करें तो मार्केट में 22 वैल्यू फंड्स है, जिनका टोटल AUM 1.4 लाख करोड़ से ज्यादा है। दूसरी तरफ कॉन्ट्रा फंड सिर्फ 3 है, जिनका कंबाइंड AUM लगभग 74,000 करोड़ है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि सिर्फ 3 फंड्स होने के बावजूद कॉन्ट्रा फंड्स का AUM वैल्यू फंड्स का ऑलमोस्ट आधा है, और इसका रीजन है 2 पॉपुलर कॉन्ट्रा फंड्स, SBI कॉन्ट्रा फंड और इन्वेस्को इंडिया कॉन्ट्रा फंड। SBI कॉन्ट्रा का AUM लगभग 49,000 करोड़ है और इन्वेस्को इंडिया कॉन्ट्रा मैनेज करता है ₹20,000 करोड़ के आसपास। तो कॉन्ट्रा स्पेस में ऑप्शंस अभी भी काफी लिमिटेड है। इसी गैप को फिल करने के लिए आने वाले महीनों में नए कॉन्ट्रा फंड लॉन्चेस देखने को मिल सकते हैं। अब इक्विटी फंड्स में अगला इंपॉर्टेंट चेंज है कि इक्विटी फंड्स अब गोल्ड, सिल्वर और इन्वेट्स इन सब में इन्वेस्ट भी कर सकते हैं, लेकिन ये इन्वेस्टमेंट सिर्फ उनके रेसिडुअल पोर्शन से ही की जा सकती है। रेसिडुअल पोर्शन का मतलब है स्कीम के कॉर्पस का वो हिस्सा जो मेन कोर एसेट क्लास में इन्वेस्ट नहीं होता। एग्जाम्पल के लिए, जैसे लार्ज कैप इक्विटी फंड्स को अपने एसेट्स का कम से कम 80% लार्ज कैप कंपनीज में लगाना होता है, बचा हुआ 20% ही उसका रेसिडुअल पोर्शन है। पहले कोई स्पेसिफिक रूल नहीं था कि रेसिडेंशियल पोर्शन को कहां इन्वेस्ट करे, फंड हाउस अपने हिसाब से डिसाइड करते थे। अब सेबी ने इस बारे में एक क्लियर डायरेक्शन दे दी है। अब इक्विटी फंड्स अपना रेसिडुअल पोर्शन इन्वेस्ट कर सकते हैं इक्विटीज, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स, गोल्ड, सिल्वर और इन्वेट्स में। बस एक कंडीशन है, हर एसेट क्लास की जो म्यूचुअल फंड रेगुलेशंस में सीलिंग डिफाइंड है उसके अंदर रहना होगा। लेकिन यहां एक चीज मिसिंग लगती है, रीट्स यानी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। इन्वेट्स तो क्वालिफाई करते हैं रेसिडुअल पोर्शन के लिए, तो क्या रीट्स नहीं करते? एक्चुअली करते हैं, क्योंकि सेबी ने जनवरी 2026 से रीट्स को इक्विटी का हिस्सा मान लिया है। तो इक्विटी फंड्स रीट्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, कोर या रेसिडुअल दोनों में। और एक बात, लेटेस्ट सर्कुलर में सेबी ने
क्लियरली कहा है कि फॉरेन सिक्योरिटीज को अलग एसेट क्लास नहीं माना जाएगा। मतलब फॉरेन इक्विटी भी रेसिडुअल पोर्शन में इक्विटी के अंडर होल्ड किया जा सकता है। तो इसके बाद आप पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा इस चेंज का? इक्विटी फंड्स आगे जाके ज्यादा डाइवर्सिफाइड हो सकते हैं, क्योंकि फंड्स अब अपने मैंडेट के हिसाब से डेट, गोल्ड, सिल्वर, रीट्स, इन्वेट्स और फॉरेन इक्विटीज में भी अब इन्वेस्ट कर सकेंगे। सबसे ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी फ्लेक्सी कैप फंड्स को, क्योंकि उनका कोर इक्विटी एलोकेशन सिर्फ 65% है, तो रेसिडुअल पोर्शन कंपैरेटिवली बड़ा होता है। अब अगला इंपॉर्टेंट चेंज है सेक्टोरल एंड थीमेटिक फंड्स के ओवरलैप के बारे में। सेबी ने अब मैंडेट किया है कि अब एक एएमसी के सेक्टोरल और थीमेटिक फंड्स का ओवरलैप, चाहे दूसरे सेक्टोरल फंड्स हो या दूसरे इक्विटी फंड्स, 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। हालांकि लार्ज कैप फंड्स इस रूल से बाहर है, पहले ऐसा कोई रूल नहीं था। ये ओवरलैप क्वार्टरली बेसिस पर कैलकुलेट होगा और इसका कैलकुलेशन मेथोडोलॉजी भी स्पेसिफाई कर दी गई है। जो एग्जिस्टिंग सेक्टोरल और थीमेटिक फंड्स है, उन्हें 3 साल के अंदर इस रूल को फॉलो करना होगा। अगर नहीं किया तो उन्हें दूसरे स्कीम से मर्ज करना पड़ेगा। और एक बात, अब म्यूचुअल फंड सिर्फ वही सेक्टोरल और थीमेटिक फंड्स लॉन्च कर सकते हैं जो एमफी की अप्रूव्ड लिस्ट में हो। ये लिस्ट सेबी के साथ मिलकर 6 महीने में अपडेट होगी। ये सब इसलिए किया गया है ताकि सेक्टोरल एंड थीमेटिक फंड्स की अनकंट्रोल्ड ग्रोथ को रोका जा सके। 2017 की सेबी कैटेगराइजेशन में सेक्टोरल और थीमेटिक फंड्स को वन स्कीम पर कैटेगरी रूल से बाहर रखा गया था और इसी वजह से इन फंड्स के नंबर्स में बहुत तेजी से ग्रोथ आया है। अभी मार्केट में करीब 250 थीमेटिक और सेक्टोरल फंड्स अवेलेबल है और इनसे ऑलमोस्ट आधे सिर्फ लास्ट 3 इयर्स में लॉन्च हुए हैं। इसके साथ एक और प्रॉब्लम ये भी है कि अगर एक एएमसी के 2 फंड्स का पोर्टफोलियो ओवरलैप बहुत ज्यादा हो तो इन्वेस्टर्स के लिए डाइवर्सिफिकेशन का कोई खास फायदा नहीं रहता। एग्जाम्पल के तौर पे हमने आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के 2 थीमेटिक फंड्स चेक किए, बिजनेस साइकिल फंड और इंडिया अपॉर्चुनिटीज फंड। बिजनेस साइकिल फंड का इंडिया अपॉर्चुनिटीज फंड के साथ 62% ओवरलैप है और इंडिया अपॉर्चुनिटीज फंड्स का बिजनेस साइकिल फंड के साथ 58% ओवरलैप। मतलब अगर आपके पोर्टफोलियो में ये दोनों फंड्स है तो आप एक्चुअली उतने डाइवर्सिफाइड नहीं है जितना आप समझ रहे हो। और ये सिर्फ आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल की बात नहीं है। पोर्टफोलियो ओवरलैप की ये प्रॉब्लम काफी एएमसीज में देखी जा सकती है। हमने पोर्टफोलियो ओवरलैप के बारे में डिटेल में एक वीडियो भी बनाया है। उसमें आप समझ पाएंगे कि ये ओवरलैप आपके पोर्टफोलियो के लिए क्यों रिस्की है और इसे कैसे हैंडल किया जा सकता है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इक्विटी फंड्स में एक और इंपॉर्टेंट चेंज आया है। डिविडेंड यील्ड, वैल्यू, कॉन्ट्रा और फोकस फंड्स की मिनिमम इक्विटी एलोकेशन बदल दी गई है। पहले इन फंड्स को कम से कम 65% इक्विटी में इन्वेस्ट करना होता था। अब यह मिनिमम बढ़ाकर 80% कर दिया गया है। लेकिन फ्लेक्सी कैप फंड्स में कोई चेंज नहीं आया है। उनकी मिनिमम इक्विटी एलोकेशन अभी भी 65% ही है। तो सेबी का इस चेंज के पीछे क्या ऑब्जेक्टिव था और फ्लेक्सी कैप फंड्स को यह स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों मिला? एक पॉसिबल रीजन ये है कि डिविडेंड यील्ड, वैल्यू, कॉन्ट्रा और फोकस फंड्स को ज्यादा ट्रू टू लेबल बनाना था। ये सब स्ट्रैटेजी बेस्ड इक्विटी फंड्स है, तो इनका ज्यादा पैसा उनके स्टेटेड ऑब्जेक्टिव में लगना चाहिए और यही एक इन्वेस्टर भी चाहता है। दूसरी तरफ फ्लेक्सी कैप फंड्स की वैल्यू उनकी फ्लेक्सिबिलिटी में है। उन्हें डायनामिक रहना होता है, सिर्फ मार्केट कैप में नहीं बल्कि एसेट क्लासेस में भी। इसीलिए उनकी मिनिमम इक्विटी एलोकेशन को चेंज नहीं किया गया है। तो ये था इक्विटी फंड्स का पूरा पिक्चर। अब चलते हैं इस वीडियो के दूसरे पार्ट की तरफ और देखते हैं कि डेट फंड्स में क्या बदलाव आए हैं। लेकिन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट बात, अगर अभी तक आपने ईटी मनी हिंदी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए ताकि आप आने वाली वीडियोस मिस ना करें। डेट फंड्स में सबसे बड़ा चेंज क्या है? सेबी ने एक नया फंड टाइप इंट्रोड्यूस किया है, सेक्टोरल डेट फंड। इन फंड्स को अपने एसेट का कम से कम 80% इन्वेस्ट करना होगा AA+ या उससे ऊपर रेटेड कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में, और ये एक पर्टिकुलर सेक्टर के बॉन्ड्स होंगे, चाहे कोई भी ड्यूरेशन हो। लॉन्च के लिए जो सेक्टर स्पेसिफाई किए गए हैं वो है फाइनेंशियल सर्विसेज, एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर, हाउसिंग एंड रियल एस्टेट। इस चेंज के पीछे पॉसिबल इंटेंशन ये है कि इन कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर्स के लिए बॉन्ड मार्केट से फंड रेज करना आसान हो सके। लेकिन इन्वेस्टर्स के लिए एक रिस्क भी है। जैसे सेक्टोरल इक्विटी फंड्स में कॉन्सेंट्रेशन रिस्क होता है,
वैसे ही यहाँ भी होगा, क्योंकि आपका पैसा एक सेक्टर के बॉन्ड में लगा होगा, तो अगर उस सेक्टर में कुछ बुरा होता है तो इन फंड्स पर भी सीधा असर पड़ेगा। अब अगला चेंज है डेट फंड्स के इन्वेट्स में इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड। अब डेट फंड्स भी अपना रेसिडुअल पोर्शन इन्वेट्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस है। ओवरनाइट, लिक्विड, अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन, लो ड्यूरेशन और मनी मार्केट फंड्स, ये सब इन्वेट्स में इन्वेस्ट नहीं कर सकते, बट बाकी सब फंड्स रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के अंदर रहते हुए ये कर सकते हैं। इस चेंज से दो फायदे हैं। पहला, फंड्स का पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई होगा। दूसरा, म्यूचुअल फंड्स के जरिए इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को फंडिंग मिलेगी। अब जब म्यूचुअल फंड जैसे बड़े इंस्टीट्यूशंस इन्वेट्स में आएंगे तो मार्केट में डेप्थ आएगी और ट्रांसपेरेंसी भी बढ़ेगी। अब अगला इंपॉर्टेंट चेंज है, कुछ डेट फंड्स के नाम बदले हैं। लो ड्यूरेशन फंड्स का नाम बदलकर अब अल्ट्रा शॉर्ट टू शॉर्ट टर्म फंड कर दिया गया है। यह नाम चेंज इसलिए किया गया है ताकि इनकी पोजिशनिंग क्लियरली पता चले कि ये अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड्स और शॉर्ट टर्म फंड्स के बीच में आते हैं। पहले भी इनकी यही पोजीशनिंग थी, बस नाम से ये क्लियरली पता नहीं चलता था। चलिए इसको थोड़ा समझते हैं। अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड्स का पोर्टफोलियो मैक्यूलेट ड्यूरेशन होता है 3 to 6 मंथ्स, शॉर्ट टर्म फंड्स का 1 to 3 ईयर्स, और इन दोनों के बीच 6 मंथ्स to 12 मंथ्स का ड्यूरेशन के साथ ये फंड्स आते हैं। अब नाम से ही ये पोजीशनिंग क्लियरली इस्टेब्लिश हो गई है। इनके अलावा दूसरे डेट कैटेगरीज के नाम में भी थोड़े चेंजेस किए गए हैं। तो अब बात करते हैं हाइब्रिड फंड्स के बारे में कि इनमें क्या चेंजेस हुए हैं। हाइब्रिड कैटेगरी में पहला बड़ा चेंज ये है कि अब फंड हाउसेस दोनों बैलेंस हाइब्रिड और अग्रेसिव ये दोनों फंड्स ऑफर कर पाएंगे। पहले एएमसीज को इनमें से कोई एक ही फंड रखना अलाउड था, बस अब ये रिस्ट्रिक्शन हटा दी गई है। एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि सेबी ने डायरेक्टली ये नहीं कहा है कि फंड हाउसेस दोनों ऑफर कर सकते हैं, बस उन्होंने ये रिस्ट्रिक्शन को रिमूव कर दिया है और इसी से ये क्लियरली समझ आता है कि अब दोनों फंड्स अलाउड है। इस रिस्ट्रिक्शन की वजह से ज़्यादातर एएमसीज ने अग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स चूज किए थे। अभी मार्केट में 29 अग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स है जिनका कंबाइन एयूएम लगभग 2.5 लाख करोड़ है। दूसरी तरफ बैलेंस हाइब्रिड फंड्स सिर्फ 2 है जिनका कंबाइन एयूएम सिर्फ 1071 करोड़ है। तो आने वाले टाइम में इस स्पेस में और फंड लॉन्चेस देखने को मिल सकते हैं। लेकिन सेबी ने ये रिस्ट्रिक्शन क्यों हटाई, इसका पॉसिबल रीजन क्या हो सकता है? शायद इन दोनों कैटेगरीज की अलग अलग पोजीशनिंग इसकी वजह है। बैलेंस हाइब्रिड 40 से 60% इक्विटीज में इन्वेस्ट करते हैं, बाकी डेट में, तो रिस्क कंपैरेटिवली कम होता है। अग्रेसिव हाइब्रिड 65% से 80% तक इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं, तो नाम के अकॉर्डिंग ये ज़्यादा अग्रेसिव होते हैं। शायद सेबी को ये रियलाइज हुआ होगा कि पहले वाले रिस्ट्रिक्शन की वजह से एक वैलिड कैटेगरी ऑलमोस्ट खत्म हो गई। लेकिन सवाल ये है कि ज़्यादातर एएमसीज ने बैलेंस हाइब्रिड की जगह अग्रेसिव हाइब्रिड क्यों चूज किया? इसका पॉसिबल रीज़न है टैक्सेशन। अग्रेसिव हाइब्रिड्स को इक्विटी फंड्स की तरह टैक्स किया जाता है, लेकिन बैलेंस हाइब्रिड पर डेट जैसी टैक्सेशन लगती है। तो जनरली अग्रेसिव हाइब्रिड में टैक्सेशन कम होता है और बैलेंस हाइब्रिड में ज़्यादा। अब रिस्ट्रिक्शन हट गई है तो बैलेंस हाइब्रिड स्पेस में नए फंड लॉन्च होने की उम्मीद की जा सकती है। अब अगले की चेंजेस है इक्विटी सेविंग फंड्स के इन्वेस्टमेंट मैंडेट में। इक्विटी सेविंग फंड्स जो इक्विटी, डेट और आर्बिट्राज तीनों में इन्वेस्ट करते हैं, इनके लिए अब नेट इक्विटी एक्सपोजर क्लियरली मैंडेट किया गया है 15 to 40% के बीच। पहले ये स्पेसिफिकली मेंशन नहीं था। ये चेंज इसलिए आया है ताकि इक्विटी सेविंग फंड्स ना तो बहुत कम इक्विटी होल्ड करे और ना ही बहुत ज़्यादा। पहले सिर्फ ओवरऑल इक्विटी या इक्विटी रिलेटेड एक्सपोजर 65% मेंशन होता था, जो हाई या लो इक्विटी और आर्बिट्राज से मिलाकर अचीव किया जा सकता था। अब नेट इक्विटी एक्सपोजर क्लियरली डिफाइन कर दिया गया है। साथ ही इक्विटी सेविंग फंड्स को अपने स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट में मैक्सिमम आर्बिट्राज एक्सपोजर भी मेंशन करना होगा। इस चेंज के पीछे प्रोबेबल थिंकिंग ये है कि इक्विटी सेविंग फंड्स में ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी और यूनिफॉर्मिटी आए। अब अगला चेंज है हाइब्रिड फंड अब अपने रेसिडुअल पोर्शन कहाँ इन्वेस्ट कर सकेंगे। आर्बिट्राज फंड्स को छोड़कर बाकी सभी हाइब्रिड फंड्स अब अपने रेसिडुअल पोर्शन इनवेट्स, गोल्ड ईटीएफ, सिल्वर ईटीएफ और गोल्ड सिल्वर बेस्ड ईटीसीडीज में इन्वेस्ट कर सकेंगे, रेगुलेटरी सीलिंग्स के अंदर रहते हुए। इससे हाइब्रिड फंड ज़्यादा डाइवर्सिफाई होंगे और इन्वेस्टर्स को भी फायदा होगा। अब चलते हैं एक बिल्कुल नई कैटेगरी की तरफ जो लेटेस्ट सेबी सर्कुलर में इंट्रोड्यूस की गई है,
लाइफ साइकिल फंड्स। लाइफ साइकिल फंड्स डिस्कस करने से पहले एक इंपॉर्टेंट रिलेटेड डेवलपमेंट है। सॉल्यूशंस ओरिएंटेड स्कीम्स बंद कर दी गई है। इस कैटेगरी में दो सब कैटेगरीज थी, रिटायरमेंट फंड्स और चिल्ड्रंस फंड। अब इन फंड्स में नई सब्सक्रिप्शन बंद हो गई है और इन्हें सिमिलर एसेट एलोकेशन वाले दूसरे फंड्स में मर्ज किया जाएगा। अब मार्केट में 30 रिटायरमेंट प्लान्स है जिनका टोटल कॉर्पस लगभग 32,700 करोड़ है और 12 चिल्ड्रन प्लान्स है जिनका लगभग 25,200 करोड़ मैनेज होता है। तो सोल्यूशन ओरिएंटेड फंड्स का कंबाइंड कॉर्पस लगभग 58,000 करोड़ है। ये कोई छोटा अमाउंट नहीं है। तो सवाल ये उठता है, सेबी ने इतना बड़ा स्टेप क्यों लिया? कुछ पॉसिबल रीजंस हो सकते हैं। पहली बात, सोल्यूशन ओरिएंटेड फंड्स में कोई खास अलग बात नहीं थी। इनकी कॉम्पोजिशन ऑर्डिनरी इक्विटी फंड्स या हाइब्रिड फंड्स जैसी ही थी, बस 5 साल का लॉक इन था। रिटायरमेंट और चिल्ड्रन का लेबल शायद रियल वैल्यू ऐड करने की जगह सिर्फ एक मार्केटिंग गिमिक ज्यादा था। दूसरी बात, इन फंड्स में कोई ग्लाइड पाथ नहीं था, मतलब इन्वेस्टर्स की उम्र या गोल के साथ एसेट एलोकेशन ऑटोमेटिकली शिफ्ट नहीं होता था। एक ही फंड में अलग अलग वेरिएशंस तो थे, लेकिन उनकी एलोकेशन इन्वेस्टर के गोल के हिसाब से नहीं बढ़ती थी। तीसरी बात, लॉक इन पीरियड की वजह से ये फंड्स इलिक्विड थे। इमरजेंसी में भी इन्वेस्टर अपना पैसा नहीं निकाल सकते थे। शायद इन्हीं सारी वजहों से सेबी ने सोल्यूशन ओरिएंटेड फंड्स को बंद करके लाइफ साइकिल फंड्स इंट्रोड्यूस करने का फैसला लिया। तो अब बात करते हैं लाइफ साइकिल फंड्स की। लाइफ साइकिल फंड्स एक ओपन एंडेड फंड्स होते हैं जिसका एक टारगेट डेट मैच्योरिटी होता है। ये एक ग्लाइड पाथ फॉलो करते हैं और इक्विटी, डेट, इन्वेट्स, गोल्ड और सिल्वर जैसे मल्टीपल एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट करते हैं। अगर आप एनपीएस इन्वेस्टर है तो आपको लाइफ साइकिल फंड्स का थोड़ा आइडिया ऑलरेडी होगा। सेबी ने इन फंड्स के लिए काफ़ी सारी कंडीशंस मेंशन की है, जैसे टेन्योर, नंबर ऑफ फंड्स, मैच्योरिटी डेट, एग्जिट लोड, बेंचमार्क्स एंड सो ऑन। तो चलिए देखते हैं कि एक 30 साल की मैच्योरिटी वाले लाइफ साइकिल फंड्स की एसेट एलोकेशन कैसी होगी। जब तक फंड की मैच्योरिटी में 5 से 10 साल बचा होता है तब तक इक्विटी एलोकेशन हाई रहता है। उसके बाद इक्विटी जनरली कम होती जाती है और डेट एलोकेशन बढ़ता जाता है। गोल्ड, सिल्वर और इन्वेट्स जैसे दूसरे एसेट्स में भी 0 to 10% तक एलोकेशन रखी जा सकती है। इसी तरह 25 साल, 20 साल, 15 साल, 10 साल और 5 साल की मैच्योरिटी वाले लाइफ साइकिल फंड्स भी लॉन्च किए जा सकते हैं। जैसे जैसे एएमसीज अपने लाइफ साइकिल फंड्स ऑफरिंग लॉन्च करेंगे, हम आपको अपडेट करते रहेंगे। लेकिन अगर इस कॉन्सेप्ट ने आपको फैसिनेट किया है तो आप अभी एनपीएस के जरिए इसका एक्सपीरियंस ले सकते हैं। ईटी मनी पर आप सिर्फ कुछ क्लिक्स में एनपीएस में इन्वेस्ट कर सकते हैं। साथ ही एसेट एलोकेशन के लिए भी ईटी मनी में इनोवेटिव सोल्यूशन जरूर एक्सप्लोर करें। अब चलते हैं इस वीडियो के लास्ट पार्ट की तरफ। सेबी की अदर स्कीम कैटेगरी में आते हैं इंडेक्स फंड्स, ईटीएफ्स और फंड्स ऑफ फंड्स यानी एफओएफ्स। लेटेस्ट सर्कुलर में सेबी ने एक स्टैंडर्डाइज्ड फ्रेमवर्क इंट्रोड्यूस किया है उन एफओएफ के लिए जो एक से ज्यादा अंडरलाइंग फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं। इस फ्रेमवर्क के अंडर 6 कैटेगरीज मेंशन की गई है और हर कैटेगरी की अपनी सब कैटेगरीज है अपने स्पेसिफिक मैंडेट्स के साथ। साथ ही ये एफओएफ्स 3 ऑप्शन में लॉन्च किए जा सकते हैं, एक्टिव, पैसिव या एक्टिव एंड पैसिव बोथ। इन एफओएफ्स के लिए काफी सारे रूल्स डिफाइन किए गए हैं, जैसे इनके नाम, एक एएमसी कितने एफओएफ रख सकता है, ओवरसीज एफओएफ के लिए रीजन्स और एग्जिस्टिंग एफओएफ को कैसे मर्ज किया जाएगा। और जो एफओएफ्स पहले से एग्जिस्ट करते हैं उन्हें भी ये नए रूल्स फॉलो करने होंगे। इसके लिए उनके पास 31 अगस्त 2026 तक का टाइम है। अब बात करते हैं कि इतने सारे चेंजेस क्यों आए हैं एफओएफ्स में। क्योंकि पहले सेबी का एफओएफ मैंडेट बहुत लूज था। सिर्फ इतना कहा गया था कि 95% एसेट्स अंडरलाइंग फंड में इन्वेस्ट होना चाहिए, बस। ये मैंडेट इतना फ्लेक्सिबल था कि मार्केट में हर तरह के एफओएफ्स आ गए और इन्वेस्टर्स कंफ्यूज होने लगे। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट भी है, एग्जिस्टिंग एफओएफ्स में ऑलमोस्ट 1/4 सिर्फ लास्ट 1 साल में ही लॉन्च हुए हैं। अब जैसे जैसे एएमसीज अपने एग्जिस्टिंग एफओएफ को सॉर्ट आउट करेंगे, आने वाले महीनों में एफओएफ स्पेस में भी काफ़ी एक्टिविटी देखने को मिलेंगी। एफओएफ स्पेस में हमारी नज़र रहेंगी और जैसे जैसे ये इवॉल्व होंगे हम आपके लिए एनालिसिस लाते रहेंगे। अब कुछ और चेंजेस है जो सारी कैटेगरीज पर अप्लाई होते हैं। पहला,
अब किसी भी स्कीम का नाम एग्जैक्टली उसकी कैटेगरी के नाम जैसा होना चाहिए और कोई भी स्कीम ऐसा वर्ड या फ्रेज यूज नहीं कर सकती जो सिर्फ रिटर्न्स को हाईलाइट करे। इससे इन्वेस्टर्स को स्कीम समझना आसान होगा और सिर्फ रिटर्न्स देखकर फैसला लेने की गलती से वो बच सकते हैं। दूसरा, एग्जिस्टिंग स्कीम को इस सर्कुलर के प्रोविजंस फॉलो करने के लिए 6 महीने का टाइम दिया गया है। तीसरा, म्यूचुअल फंड्स को अब मंथली बेसिस पर पोर्टफोलियो ओवरलैप डिस्क्लोज करना होगा, इक्विटी स्कीम्स का इक्विटी स्कीम्स के साथ, डेट स्कीम्स का डेट स्कीम्स के साथ और हाइब्रिड स्कीम्स का हाइब्रिड स्कीम्स के साथ। जैसे हमने डिस्कस किया, ये डिस्क्लोजर इन्वेस्टर्स को डुप्लीकेट स्कीम से बचाने में हेल्प करेंगे और उन्हें बेटर डाइवर्सिफिकेशन मिलेगी। तो ओवरऑल फंड इंडस्ट्री में बहुत कुछ बदल गया है और आने वाले महीनों में ये चेंजेस और क्लियरली हमें बदलते हुए दिखेंगे। इस चैनल को ट्रैक करते रहिए ताकि इन रिवाइज रूल्स से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स या डेवलपमेंट्स आप तक पहुंचते रहे। और इसी नोट पर यह वीडियो यहीं ख़त्म होता है। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा और अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए। हम आपसे मिलेंगे जल्दी एक और इंसाइटफुल वीडियो के साथ। अंटिल देन, टेक केयर। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.